नमस्ते। पद एवं अथवा कविता शिक्षण की विधि प्रकाशचार्य पद शिक्षण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं स्पष्ट कीजिए? पद अथवा कविता शिक्षण की विधियाँ कविता पढ़ाने की अनेक विधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके अपनी कविता शिक्षण को तो प्रभावशाली बनाता ही है। यह साथ ही छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर का विकास करता है। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं। पद अथवा कविता शिक्षण की विधि गीत विधि। इस विधि में अध्यापक गवाल गीत का पाठ पठन ताल लय स्वर के साथ हुआ और अपना अनुसरण करने के लिए छात्रों से कहता है। इस प्रकार छात्र और अध्यापक दोनों मिलकर ताल और लय के साथ गीत गाते हैं। कविता शिक्षण की यह विधि प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष रूप से उपयोगी होती है कि छोटे बच्चे को संगीत बहुत अच्छा लगता है और उसे गीत सुनने और गाने दोनों में बहुत आनंद मिलता है। कविता शिक्षण की इन विधि से बच्चों को अपनी कविता सरलता से याद हो जाती है और इस प्रकार कविता को गाने में बच्चों का भावात्मक विकास होता है। इस विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बालकों के लिए जो भी गीत चुने हुए अत्यंत सरल, मीठे, मनोरंजक प्रधान होने चाहिए जिन्हें गाकर सुनकर बच्चे के मन पर अधिक प्रभाव पड़े, वो आनंदित हो उठे। एक उदाहरण देखिए, अपना ही मन खो बैठे जब औरों की क्या बात, सह पगले चुप से हो, सह ले आया हो जो आघात है, दुनिया बहुत बड़ी है, जीवन का भी है विस्तार भरा, तू इस भ्रम में युगों से सराय के द्वार खड़ा, चलता फिरता दिन है, मूर्ख चलती फिरती गिरात है। अभिनय विधि मेथड। इस विधि को हम गीत विधि का विकसित रूप कह सकते हैं। छोटी कक्षाओं में जो बाल गीत पढ़ाए जाते हैं उनमें अभिनय विधि को ही अपनाया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चों की अभिनय में स्वाभाविक रुचि होती है। अध्यापक कुछ बात गीतों द्वारा चयन करके वर्णित विषय के अनुसार अपने अंगों का संचालन करके गीतों का वाचन करता है। बच्चों ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं और फिर अनुकरण करते हैं। थोड़े से अभ्यास के बाद छात्र छात्राएं अभिनय पूर्वक बाल गीतों का गायन करते हैं। इस विधि का प्रयोग व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। यदि किसी बाल गीत में अधिक पात्र हो तो उस गीत के शिक्षण के लिए बच्चों को अलग अलग पात्रों की भूमिका के रूप में खड़ा कर दिया जाता है। बच्चा अभिनय करता है, कविता का पठन करता है। यदि सामूहिक रूप से इस विधि का प्रयोग किया जाए तो सभी बच्चे अध्यापक का अनुसरण करते हुए बाल गीत का पाठ भी करते हैं और साथ ही साथ अभिनय भी करते हैं। एक बाल गीत द्वारा अभिनय विधि के अंतर्गत बच्चों को इस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चों की अभिनय में स्वाभाविक रुचि होती है। अध्यापक कुछ बाल गीतों का चयन करके वर्णित विषय के अनुसार अपने अंगों का संचालन करते हुए गीतों का वाचन करता है। बच्चों उसे ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं और फिर अनुकरण करते हैं। थोड़े से अभ्यास के बाद छात्र छात्राएं अभिनय पूर्वक बाल गीतों का गायन करते हैं। इस विधि का प्रयोग व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है।
यदि किसी बाल गीत में अधिक पात्र हो तो उस गीत के शिक्षण के लिए बच्चों को अलग अलग पात्रों की भूमिका के रूप में खड़ा कर दिया जाता है और प्रत्येक बच्चा अपने कर्तव्य कविता का पठन करता है। यदि सामूहिक रूप से इस विधि का प्रयोग किया जाए तो सभी बच्चे अध्यापक का अनुकरण करते हुए बाल गीत का पाठन भी करते हैं और साथ साथ अभिनय भी करते हैं। एक बाल गीत द्वारा अभिनय विधि के अंतर्गत बच्चों को इस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। कुछ भी बन बस कायर मत बन ठोकर पलट मत माथा तेरी राह रोकते वाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। इस गीत को गाते समय विद्यार्थी उत्साहपूर्वक अपने बाएं हाथ को उठाकर एक दूसरे को संबोधित करेंगे। कुछ भी बन बस कायर मत बन पुनः अपने बाएं पैर को ऊपर उठाकर जमीन पर पटकेंगे और फिर दाएं बाएं हाथ द्वारा अपने मस्तक की ओर संकेत करते हुए समवेत स्वर में कहेंगे पटक मत माता। बाएं हाथ से हुए पुनः धरती की ओर इशारा करके कहेंगे तेरी राह की पहाड़। अंतिम भाव सामने की ओर मुट्ठी तान कर प्रथम पंक्ति दोहराएंगे कुछ भी बन बस कायर मत बन। इस गीत को गाते बच्चे अभिनय करेंगे तब उनके चेहरे पर उत्साह एवं आनंद के भाव होंगे। अभिनय विधि में भव्यता और शिक्षण में बच्चों की रुचि बढ़ेगी और कविता को कंठस्थ कर लेंगे। कक्षा में सजीव वातावरण उत्पन्न होगा और सभी बच्चे सक्रिय होकर कविता पाठ में भाग लेंगे। लेकिन कक्षा के लिए बाल गीतों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना होगा। शब्दार्थ कथन विधि प्राथमिक कक्षाओं के पश्चात अध्यापक छात्रों को कविता पढ़ाने के लिए प्रायः शब्दार्थ कथन विधि का प्रयोग करते हैं। विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक स्वयं भी कविता का पठन करता है और छात्रों से भी कविता पठन कराता है। साथ साथ कविता में आए कठिन शब्दों को स्पष्ट करके उनका सरल अर्थ छात्रों को बताता है। इस प्रकार कविता की पंक्ति में आए कठिन शब्दों के सरल अर्थ बताकर वो कविता का सरल अनुवाद करता है। इस प्रकार गद्यानुवाद द्वारा वह छात्रों के सम्मुख कविता के सरल अर्थ को स्पष्ट करता है। उदाहरण के रूप में प्रसाद जी की कविता बीती विवाहवरी जागरी को पढ़ाते समय अध्यापक सर्वप्रथम विवाहवरी का अर्थ रात बताकर संपूर्ण भक्ति का अर्थ करेगा। शब्दों के सरलार्थ करने के कारण कविता की सरानुभूति प्राय लुप्त हो जाएगी। यदि भी कविता शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि कविता के जटिल शब्दों के कारण छात्र कविता को पढ़ने में पूर्ण आनंद नहीं ले पाते और साथ ही अध्यापक भी कठिन शब्दों का सरल अनुवाद करने में नीरस हो जाता है। भले ही इस विधि के प्रयोग से छात्रों को कविता का अर्थ तो सही समझ में आ जाता है परंतु कविता की भावानुभूति और रसानुभूति दोनों लुप्त हो जाता है। व्याख्या विधि मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन। कविता शिक्षण की इस विधि के अंतर्गत यह अध्यापक सर्वप्रथम कविता का पाठन करता है और बाद में छात्रों से कविता का पठन करने के लिए कहता है। छात्र पठन के दौरान शिक्षक कविता का अर्थ और उसकी व्याख्या करता है। व्याख्या करते समय वह छात्रों से बीच बीच में प्रश्नोत्तर शैली द्वारा कविता में आए प्रसंगों के बारे में पूछता है। यही नहीं व्याख्या करने के साथ साथ अध्यापक छात्रों को कविता में प्रयुक्त हुए छंद का अलंकार एवं रस आदि की भी जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार अध्यापक छात्रों का कविता और कवि की भावानुभूति और रसानुभूति से लगात्मक संबंध स्थापित करने का पूरा प्रयास करता है। कविता शिक्षण की विधि प्राथमिक और दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए विशेष लाभकारी उपयोगी होती है क्योंकि इस विधि में छात्र सक्रिय होते हैं। अध्यापक कविता का भावानुकूल वाचन करके तथा प्रसंगवादी की व्याख्या करके सरलता से छात्रों को कविता का अर्थ और भाव दोनों ग्रहण करने में समर्थ बनाता है। इससे छात्र बड़ी सुगमता और सरलता से भावानुभूति और सहानुभूति को ग्रहण करता है। खंडावन्य विधि पार्ट ऑफ फैक्टर मेथड। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक या तो स्वयं कविता का स्पष्ट पाठ करता है और फिर छात्रों से करवाता है। इस प्रकार वो कविता को छोटे छोटे खंडों में व्यक्त कर देता है। प्रत्येक खंड से संबंधित प्रश्नों का अध्यापक निर्माण करता है
और फिर क्रमानुसार छात्रों से एक-एक करके प्रश्न के बारे में पूछता है। छात्रों द्वारा प्राप्त उत्तर की सहायता से अध्यापक कविता का भाव स्पष्ट करता है। यदि छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न को उत्तर देने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तो शिक्षक स्वयं सरलता से उस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करता है। इस प्रकार शिक्षक छात्रों की सहायता से कविता के अर्थ एवं भाव दोनों को स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए कबीरदास जी का निम्न दोहा यहाँ लिखा जा सकता है। या गुरु गोविंद दो खड़े का खेला गोपाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस दोहे के आधार पर शिक्षक निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। कबीर दो महान विभूतियों की चर्चा कर रहा है। इन दोनों महान विभूतियों को लेकर कवि के मन में क्या संशय उत्पन्न हो रहा है, वो कवि के मन में यह संशय क्यों पैदा होता है। अंत में कवि दोनों में से किसको महान मानता मन लगता है। काके लागू पाए का प्रतीक अर्थ क्या है। कवि गुरु पर बलिहारी जाने का निर्णय क्यों लेता है। आवश्यकता पड़ने पर छात्र अध्यापक अपने कथन के द्वारा दोनों के मुख का भाव स्पष्टीकरण करता है। इसे हम मनोवैज्ञानिक प्रणाली कह सकते हैं। इसमें विशेष रूप से सामान्य की ओर और कठिन से सरल की ओर अग्रसर रहने की प्रक्रिया रहती है। प्रश्नोत्तर के कारण कविता शिक्षण के समय सभी छात्र सक्रिय एवं सावधान रहते हैं। छात्र सहानुभूति और रसानुभूति प्राप्त करते हैं। इस तरह के विकास में छात्रों का सक्रिय सहयोग कविता शिक्षण को रोचक बनाता है। व्यास विधि में डिटेल डिस्कशन मेथड कविता या विधि व्याख्या विधि का एक विकसित रूप है। व्यास विधि कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठकर कथा करने से विकसित हुई है। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक कविता की ओर विस्तार से व्याख्या करता है। जिस प्रकार कथावाचक किसी भाव अथवा प्रसंग को अनेक उदाहरण या दृष्टांत देकर स्पष्ट करता है अथवा प्रत्येक शब्द के गूढ़ अर्थ को समझाने की कोशिश करता है अथवा भाषा एवं भाव के प्रत्येक पहलू की व्याख्या करता है। इस प्रकार इस विधि को अपनाता हुआ छात्र अध्यापक कविता के अर्थों भावों को स्पष्ट करने के लिए पौराणिक ऐतिहासिक कक्षाओं तथा कविता में समाहित प्रसंगों की व्याख्या करता। कहीं नहीं वह कविता की भाषा, उसकी शैली, छाव, छंद, अलंकार, रस इत्यादि की भी विश्लेषण करता है। लेकिन यह विधि केवल उन कक्षाओं के लिए ही उपयोगी, छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी नहीं। क्योंकि 7वीं 8वीं कक्षा के छात्र विस्तृत जानकारी को समझ नहीं पाते। फिर भी अध्यापक इस बात का ध्यान रखें कि कविता को पढ़ते समय वह छात्रों का भी समुचित सक्रिय सहयोग देते रहें। साथ ही उन्हें दुरूहता से बचने का प्रयास करना चाहिए। यह भी नहीं होना चाहिए कि दृष्टांत और उदाहरण इतने लंबे हो जाएं कि कविता का मूल भाव पीछे रह जाए। इस विधि का प्रयोग करते समय कविता को नीरसता से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुलनात्मक विधि कंपैरेटिव मेथड तुलनात्मक विधि को भी नहीं भी न होकर पहले वर्णित की गई विधि का ही परिवर्तित रूप है। इस विधि में अध्यापक छात्रों को एक कविता पढ़ाता है, फिर उस कविता को तुलना उसकी भाव या अन्य भाषाओं की समानार्थक कविता के साथ करता है। इस विधि से उस पाठ आई गई कविता के भाव छात्रों के सम्मुख स्पष्ट करता है। यह विधि माध्यमिक एवं उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है। यदि अध्यापक को साहित्य का विस्तृत ज्ञान होगा तभी वह इस विधि का प्रयोग कर सकता है। अध्यापक को कविता के सभी तत्वों तथा समानार्थक कविताओं का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक को पाठ्य कविता की तुलना से समानार्थक रखने वाली कविता से करनी चाहिए जिसका उसे अच्छा ज्ञान हो। अध्यापक को दोनों कविताओं के समान और असमान तत्वों की व्याख्या करनी चाहिए। विधि छात्रों को विषय का विस्तृत ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। समीक्षा विधि क्रिटिकल एनालिसिस मेथड इस विधि में योगदान की भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों दृष्टियों से समीक्षात्मक विवेचना की जाती है। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को कुछ संदर्भ ग्रंथ और समीक्षा ग्रंथों के नाम बता देता है। विद्यार्थी उन ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करते हैं, फिर अपनी पाठ्य कविताओं की भाषा, गुण, रस, अलंकार तथा भाव आदि दोषों का वर्णन करते हैं। वस्तुतः इस विधि को हम व्याख्या विधि का परिवर्तित रूप कह सकते हैं। यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं में प्रयुक्त होती है। इस समय विद्यार्थियों को समीक्षा सिद्धांत का ज्ञान हो चुका होता है तथा वे कविता को काव्य सिद्धांत के अनुसार परख सकते हैं, अर्थात कविता के गुण दोष का विस्तृत विवेचन कर सकते हैं। थैंक यू।